नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल और स्वागत है आपका कार्यक्रम योग और जीवन में। अच्छा स्वास्थ्य मानव की जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और योग को रोग मुक्त जीवन की कुंजी कहा जाता है। योग एक ऐसा विज्ञान है जो मन, शरीर और जीवन के विभिन्न चरणों में समरूपता लाता है और जीवन को खुशहाल बनाता है। योग केवल एक व्यायाम नहीं है, अपितु शरीर और विचारों को जोड़ने की एक कला है। प्राचीन काल से ही अच्छे जीवन शैली के लिए योग को महत्वपूर्ण माना गया है। योग जीवन में हमें समरूपता, समग्रता लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे हमारा बौद्धिक, मानसिक, प्राणिक, वैश्विक, सामाजिक हर प्रकार का विकास होता है। किस प्रकार से योग के माध्यम से स्वस्थ और समग्र लाभ प्राप्त हो सकता है, कार्यक्रम में आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में है योग विभाग हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से डॉक्टर सत्यप्रकाश पाठक जी, और डेमोन्स्ट्रेटर के रूप में हमारे साथ रहने वाले हैं अक्षय कुमार जी। आप दोनों का ही कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पाठक, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं समग्र स्वास्थ्य लाभ के लिए योग की, तो सबसे पहले आपसे समग्र स्वास्थ्य इस विषय को जानना चाहेंगे और योग की क्या भूमिका है इसमें, ये भी ज़रूर। देखिए, जहाँ हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वस्थ जो वर्ड शब्द है जी, योग की दृष्टि से भी देखें चाहे आयुर्वेद की दृष्टि से भी देखें, उसमें एक वर्ड है स्व और दूसरा वर्ड है स्था जी, जिसका मतलब है स्वयं में स्थापित होना। अब जब हम स्वयं में स्थापित होने की बात करते हैं तो वो जो हमारा स्व है वो आत्मा है और स्था में शरीर है। तो आत्मा शरीर और इन आत्मा शरीर को जोड़ता है हमारा मन, जिसको आप कहेंगे चित्त भी कहते हैं जगह जगह, जी, अंग्रेजी में इसको हम माइंड कहते हैं। तो ये जो स्वस्थ है उसमें आत्मा, शरीर और चित्त तीनों का एकाग्र होना। शरीर की स्वास्थ्य के लिए हम विभिन्न प्रकार के अभ्यास करते हैं, मानस के स्वास्थ्य के लिए हम जप और तप करते हैं, प्राणायाम करते हैं। और जब शरीर और मन या शरीर या चित्त जब दोनों बैलेंस होता है, दोनों एकाग्र हो जाता है, तब हमारा आता है आत्मा को जानने, जिसके लिए हम तत्व ज्ञान और करते हैं और उस तत्व ज्ञान को लेके जाते हैं। जनरली अभी देखा क्या जा रहा है कि आज का जो समय है, लोगों की दिनचर्या सुबह से शाम और रात्रि तक लेके काफ़ी व्यस्त है। तो उसमें योग कोरोना के टाइम पे भी लोगों ने देखा और अभी भी समग्र स्वास्थ्य सिर्फ योग से संभव है। भारत के और किसी पद्धतियों में इतना स्वास्थ्य को लेके काम नहीं किया जितना योग ने किया। तो यहाँ समग्र का तात्पर्य है स्वस्थ शरीर, स्वस्थ चित्त, स्वस्थ मानस या स्वस्थ माइंड और स्वस्थ आत्मा का विकास। जी, बात करें हम जो हम समग्र स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो यदि हम इसकी शुरुआत करना चाहें अपने दैनिक जीवन में, जिस तरह से आपने कहा कि पूरा विकास इसी के माध्यम से हो सकता है, योग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम शुरुआत कहाँ से करें? हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ शुरुआत करें और हमारे जो डेमोन्स्ट्रेटर है वो साथ साथ हमें प्रक्रिया भी बताएं। हाँ, ये अच्छी बात है। आपने कहा कि हम शुरुआत कहाँ से करें। जी, जनरली क्या होता है, लोग आसन का अभ्यास पहले करते हैं, लेकिन योग में क्रियाओं के अभ्यास पर पहले बल दिया गया है। बहुत सारे लोग बहुत सारी क्रियाएं नहीं कर सकते, लेकिन एक समय में स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी, जो कि हमारे ख्याल से दूरदर्शन पे सबसे पहले योग का कार्यक्रम उनके माध्यम से ही शुरू किया गया, तो स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने बहुत सारी सूक्ष्म व्यायाम क्रियाओं का विकास किया, जिसमें प्राण और शरीर की क्रियाओं का समग्र समन्वय है और उनमें भी महत्वपूर्ण कुछ स्थूल व्यायाम बताए उन्होंने जी। तो उसमें स्थूल व्यायाम और सूक्ष्म व्यायाम, अब इसमें देखिए स्थूल और सूक्ष्म शब्द है, लेकिन इसमें प्राण महत्वपूर्ण है। तो इसमें सर्वांग पुष्टि एक बताया जी, जैसा इसका नाम है, हमारे साथ अक्षय है वो करके भी दिखाएंगे कि सर्वांग पुष्टि क्रिया हम कैसे करते हैं जी, पर इस क्रिया में क्या करते हैं, पहले सीधे खड़े होते हैं अपनी जगह पे। जब सीधे खड़े होने के बाद दोनों पैरों के बीच में मैक्सिमम जितना हम गैप बना सकते हैं गैप बनाते हैं जी, और पूरा पैरों को खोलने के बाद हथेलियों में क्या करते हैं, अंगूठा अंदर और मुट्ठी बंद रखते हैं जी, और अंगूठा अंदर और मुट्ठी बंद रखने के बाद हम इस क्रिया को करते हैं। इसमें पूरा का पूरा शरीर ऊपर की ओर खिंचा होता है। ऊपर के खिंचाव के समय ही हम इसमें पहले जिस तरह से जिस नोस्ट्रल से हमारा श्वास चलता है उधर हम घूमते हैं जी, और फिर श्वास छोड़ते हुए हम धीरे 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 नीचे की ओर आते हैं।
जब श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, आप देखो इस अभ्यास में इसका नाम है सर्वांग पुष्टि। जी अब आपको मैं कहूँ कि 1 मिनट का भी पैकेज है, कुछ लोग नहीं भी करना चाहते तो एक अभ्यास करके जा सकते हैं। जी एक अभ्यास में सर्व अंग पुष्टि, जितने भी हमारे अंग हैं उनको पोषित करता है, उनमें विकास करता है, इसलिए इस क्रिया का नाम भी सर्वांग पुष्टि है। जी अब इस क्रिया के साथ साथ इसको हम यौगिक अभ्यास कहते हैं खास करके। जी इस यौगिक अभ्यास में श्वास और प्रश्वास महत्वपूर्ण है। शरीर का पूरा इसमें विकास होता है, मानसिक स्वास्थ्य इसमें हमारा रहता है। फिर हम श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाते हैं, आगे की ओर इसमें आते हैं, हम दाहिने साइड और बाएं साइड को जाते हैं। तो होता क्या कि हमारे 4 डायमेंशन है बॉडी के, जी वो बैक साइड को जाएगी और फ्रंट साइड को आएगी सामने की ओर, फिर वो दाहिने और बाएं की ओर। इन चारों डायमेंशंस को इस क्रिया में हम, इस अभ्यास में हम कवर कर लेते हैं। जी और श्वास और प्रश्वास की गति पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। इसे नीचे की ओर आते हैं तो श्वास छोड़ते हुए आएंगे, चाहे वो राइट की तरफ जाए और चाहे लेफ्ट की तरफ जाए। जी लेकिन जब हम सामने की ओर आते हैं तो श्वास छोड़ देते हैं, फिर हम वहीं से श्वास भर के श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाते हैं। जी तो आपने देखा कि लेने और छोड़ने की क्रिया, सारा खेल है श्वास का और शरीर की प्रक्रिया का इसमें। जी बात करें कुछ बातों का ध्यान रखने का, जिस तरह से अभी हमें अक्षय जी बता रहे हैं कि किस तरह से करना है और आपने पूरा प्रक्रिया बताई है कि हमें कब श्वास लेना है, कब छोड़ना है। ऐसे में अगर हमें कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है ये क्रिया करते समय, तो वो कौन कौन सी हैं? इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान हमें इस बात का रखना है कि जितना आपसे संभव है उतना करें। जी प्रत्येक व्यक्ति का शरीर अपने हिसाब से है। अब किसी का शरीर बहुत ज़्यादा पीछे जा सकता है, किसी का बहुत ज़्यादा आगे सकता है, तो इस तरह का ये देख के अभ्यास नहीं करना चाहिए। जी कई बार योग में कहा गया देखा देखी करे योग, छीजे काया बाढ़े रोग। जी तो योग का अभ्यास देख के नहीं करना चाहिए, जी योग का अभ्यास हमेशा अपने सामर्थ्य के हिसाब से करना चाहिए। जी इसी के साथ अगर इस क्रिया को नहीं कर सकते तो इसकी एक सपोर्टिव क्रिया है सर्वांग त्रोटन। जी अब इसमें भी आप देखेंगे कि सर्वांग त्रोटन में भी प्रक्रिया वही है, जी लेकिन इसमें हम जो श्वास छोड़ने की प्रक्रिया है, श्वास रोक के इस क्रिया को करते हैं। जी तो अक्षय है हमारे साथ, भी सर्वांग त्रोटन आपको करके दिखाएंगे। जी इस सर्वांग त्रोटन हम कैसे करते हैं। प्रक्रिया में भी वही रहेगा, पैरों में दो बराबर गैप, अंगूठा अंदर रहेगा, मुट्ठी बंद रहती है हाथों की। अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद रखने का मतलब ही है कि निश्चित है कि हमारा ध्यान, जब अंगूठा आपका दबा होगा, बंधा होगा, तो मन एकाग्र होता है। जी और इसमें हम राइट साइड से शुरू करते हैं धीरे धीरे धीरे, और फिर हम लेफ्ट की ओर आते हैं। जी लेफ्ट से भी धीरे 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 हम पीछे की ओर जाते हैं और पीछे से फिर हम राइट की तरफ आते हैं। जी दोनों हाथों को ऊपर की ओर हम क्रॉस करके रखते हैं। अभ्यास के समय इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जब भी आप अभ्यास करें तो अंगूठा अंदर होने से मन एकाग्र होगा, और अगर मुट्ठी ढीली है आपका तो मन एकाग्र नहीं होगा, और इसमें व्यक्ति शरीर ढीला छोड़ देता है और नीचे गिर सकता है। जी ये ध्यान रखने की चीज होता है। जी तो इसलिए जब भी कोई अभ्यास करे योग में, उसमें श्वास के साथ साथ मन की एकाग्रता जरूरी है। यहीं से आप देखेंगे सर्वांग त्रोटन और सर्वांग पुष्टि का जो परिणाम है, मैंने जी। पहले भी कहा कि शरीर और मन का कोऑर्डिनेशन नहीं है तो व्यक्ति का समग्र स्वास्थ्य नहीं है। जी तो सर्वांग पुष्टि और सर्वांग त्रोटन में के अभ्यास में दोनों चीजें हमें प्राप्त हो जाता है। जी डॉक्टर पाठक, समय सीमा की यदि हम बात करें कि हम कितने समय तक इसको कर सकते हैं, इस अभ्यास को, तो वो कितना रहता है? और साथ ही साथ आयु वर्ग हम देखें कि क्या ये जो क्रियाएं आपने बताई हैं ये बच्चे, बूढ़े और हर आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं, या किसी को किसी तरह का ध्यान रखने की ज़रूरत है? देखिए, योग में सभी कर सकते हैं। जी एक अच्छा श्लोक है हठ प्रदीपिका में, वहाँ लिखा युवा वृद्धो अति वृद्धो व्याधितो दुर्बलोपि वा अभ्यास सिद्धिम आपनोति सर्वयोगेषु तंद्रिता। इसका मतलब ये है कि चाहे वो युवा हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे अति वृद्ध हो, जी चाहे व्याधित, चाहे वो रोगी हो, चाहे दुर्बल, चाहे कमजोर हो शरीर से, ये सभी लोग योग का अभ्यास कर सकते हैं। जी और सर्वयोगेषु तंद्रिता, जो और कुछ नहीं कर सकते वो ये सारा अभ्यास कर सकते हैं। जी तो इसलिए इसमें डरने की जरूरत नहीं कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, जी सभी कर सकते हैं योग। जी
तो हर व्यक्ति को अगर संपूर्ण लाभ लेना है तो शुरुआत जो है वो इन क्रियाओं से वो कर सकते हैं। जिस तरह से आज के समय में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं या फिर हम कहें आज के युवा वर्गों में भी बहुत ज़्यादा कमर दर्द या हम कहें पीठ दर्द की समस्या आमतौर पर सुनी जाती है और देखी जाती है। तो ऐसे में कौन सी ऐसे आसन हो सकते हैं या हम आगे स्टेप्स में बढ़ें और जानें कि हम क्या कर सकते हैं जिससे हम इन समस्याओं से जो है वो निजात पा सकते हैं? देखिए, आज के समय में जो सबसे रोग का बड़ा कारण है जी वो है हमारा स्पाइन, मेरुदंड कहते हैं। जी मेरुदंड में आप देखेंगे कि 90% जीवन शैली लोगों की मेरुदंड के कारण प्रभावित हो रही। जी अगर आपके स्पाइन में कोई दर्द है और उसके कारण जो है सारा का सारा जीवन बिगड़ जाता है, उसके लिए हमारे पास है त्रिकोण आसन। जी त्रिकोण आसन सबसे सरल है, कोई भी कर सकता है इस त्रिकोण को। जी तो त्रिकोण आसन का अभ्यास करके अभी अक्षय दिखाएंगे हमारे को। त्रिकोण आसन के अभ्यास में क्या है, दोनों पैरों के बीच में जैसे सर्वांग पुष्टि और सर्वांग त्रोटन में हम दूरी रखते हैं, जी उतनी ही दूरी हम त्रिकोण आसन में करेंगे। और त्रिकोण आसन में उतनी दूरी करने के बाद ही दोनों हाथों को हम पैरेलल कंधों के बराबर खोल देते हैं, जी है ना, जैसा कि भी क्रिया करके दिखा रहे हैं। तो कंधों के बराबर दोनों हाथों को ले जाते हैं। फिर जिस तरफ का श्वास चले, राइट का चले तो राइट तरफ और लेफ्ट का चले तो लेफ्ट तरफ हम मुड़ जाते हैं। जी टर्न करने के बाद धीरे धीरे श्वासों को छोड़ के हम एक दृष्टि ऊपर की ओर रखते हैं सिर को और दूसरे पैर को नीचे की ओर कराते हैं। इसमें पूरा ट्रायंगल पोज भी कहते हैं इसको, जी त्रिकोण। अब इस त्रिकोण में क्या है, 3 तरह से शरीर को हम 3 भागों में बांट देते हैं। ऊपर की गति और नीचे की गति भी है और एक गति इसको है जो बैलेंस बना के रखती है। जी जैसे कभी कभी आपने देखा है स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को किसी भी साइड में भी मोड़ सकते हैं, किसी भी तरफ से, लेकिन अगर आप छोड़ेंगे तो अपने धीरे धीरे मिड सेंटर को एडजस्ट कर लेता है। जी तो त्रिकोण आसन का अभ्यास कमर के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि कमर में बहुत सारे हमारी समस्याएं हैं, खास करके माताओं के लिए, जी जो लोग और गृहिणी जिनका कि पूरा का पूरा जीवन अगर आप देखें तो 80% जीवन उनका किचन में और बाथरूम में बीतता है। जी बाथरूम में जाएंगे, साफ सफाई करना है, कपड़े धोने, सारा कुछ करना है। जी किचन में आजकल स्टैंडिंग किचन का प्रचलन चल चुका है, वहाँ खड़े खड़े उनको 80% जीवन दिन भर वो इसी में बिता देते हैं। तो होता क्या है कि सामान्य तरह से कमर दर्द की समस्या आम हो चुकी है। और इस आसन के अभ्यास से, त्रिकोण आसन का अभ्यास करने से बड़ी सरलता पूर्वक चला जाएगा। अगर बैक पेन के लिए आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो आपके शरीर को बहुत नुकसान करता है, लेकिन त्रिकोण आसन बहुत सरल आसन है, सभी कर भी सकते हैं और उसका पूरा लाभ भी ले सकते हैं। जी जब हम त्रिकोण आसन की शुरुआत करें तो किन बातों का ध्यान रखें, किस तरह से हम शुरुआत करें, कितना समय हम शुरुआत में लें और फिर धीरे धीरे उसे कैसे बढ़ाएं? देखिए, योग के अभ्यास के लिए कहा कि जितना आपका सामर्थ्य है उतना करें, जी सामर्थ्य से अधिक नहीं। इसको योग की भाषा में हम बलार्घ कहते हैं। जी बलार्घ का मतलब जितना बल है उससे अधिक प्रयोग करने से हानि पहुंचाता है। जी तो जितना हो उतना करें। एक बार का अभ्यास जिधर से किया है दूसरी तरफ से उसका अभ्यास करें। कम से कम कोशिश करें कि 2 से 3 बार जरूर करें, इतना लिमिट है इसकी, मिनिमम। जी मैक्सिमम बाय ए कैपेसिटी, जी तो इसका ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर पाठक, जिस तरह से आपने अभी जीवन शैली की बात भी की कि आज हमारी जो दिनचर्या है, जीवन शैली है, वो काफ़ी बदल चुकी है अगर हम पहले से कंपेयर करें, और जिसकी वजह से हमारा जो भोजन संबंधी समस्याएं, पाचन की जो समस्या होती है वो भी आज हमें काफ़ी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ मोटापे की समस्या भी है। ऐसे में इन 2 समस्याओं के लिए विशेष तौर पर जानना चाहेंगी कि कौन से आसन किए जा सकते हैं जिससे सबको लाभ प्राप्त हो सके। ये बात आपने कहा, जनरली ये सभी का क्वेश्चन होता है। जी बहुत सारे लोग आते हैं, ओवर ईटिंग है, ओवरवेट है, उनका पहला क्वेश्चन होता है कि क्या योग से पतला हुआ जा सकता है, ये क्या योग से हम दुबले पतले हो जाए। ये आम धारणा है। जी अगर योग का अभ्यास करने वाला जरा सा भी स्थूल हो तो कहेंगे कि आप योग के आदमी हैं, आप ऐसा कैसे है, ये प्रश्न करते हैं। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि एक बॉडी लैंग्वेज लोगों की अलग अलग होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए योग में एक बहुत सरल अभ्यास है, हम उसको कहते हैं मत्स्येंद्र आसन। जी मत्स्येंद्र आसन के अभ्यास में आप पाएंगे क्या कि पूरा का पूरा जो शरीर है स्थिर रहने की प्रक्रिया इसमें है। स्थिर रहने की प्रक्रिया में इसमें हमारी जठराग्नि को भी प्रदीप्त करता है मत्स्येंद्र आसन, है ना।
तो मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास करके हमें अक्षय दिखाएंगे। आप इस आसन के बीच में देखें कि एक तो पैरों को हम क्रॉस करके बैठते हैं, तो पेल्विक बोन, जहाँ हम कमर की बात कर रहे थे, पेल्विक रीजन्स की एरिया जो गर्भाशय संबंधी व्याधियां हैं उनके लिए भी बड़ा कारगर है ये। जी। बहुत सारे चीज़ें आप देखेंगे, साइकिल्स का डिस्टरबेंस है महिलाओं में, उसके कारण भी ये जो है बहुत परेशानी होती है। और उसके साथ साथ पाचन की क्रिया, क्योंकि भोजन तो कर रहे हैं, अग्नि हमारी मंद है, और जब अग्नि मंद होगी तो पाचन ठीक होगा नहीं, जब पाचन ठीक नहीं होगा तो निश्चित है कि अतिस्थूलता, अतिभार होगा। जी। तो उसके लिए भी मत्स्येंद्र आसन बहुत कारगर है। इसके अभ्यास के बारे में टेक्स्ट बुक में बड़ी अच्छी बात लिखा मत्स्येंद्र पीठम जठर प्रदीप्तिम दद्याच्च कांतिम दहन प्रदीप्तिम अशेष दोषोपचयम निहन्यात अभ्यासमानम कुंडलिनी प्रबोध। अब आप इसमें देखिए कि जो समग्र स्वास्थ्य की बात आ रही थी जी। वो सारा का सारा समग्र स्वास्थ्य इसमें हमने कवर किया। पहले कहा कि मत्स्येंद्र पीठ, पीठ माने आसन, ये जो मत्स्येंद्र आसन है जठर को प्रदीप्त करता है, यानी अग्नि को बढ़ाता है। अग्नि बढ़ेगा तो पाचन ठीक होगा, और पाचन ठीक होगा तो अतिस्थूलता नहीं होगी। जी। दद्याच्च कांतिम दहन प्रदीप्तिम, बहुत लोगों का कहना होता है कि नहीं मैं सुंदर बनना चाहती, मुझे ग्लो चाहिए, है ना, तो एक कांति प्रदान करता है, एक ऊर्जा शरीर को अंदर से देता है। चेहरे की चमक के साथ साथ धीरे धीरे आप देखेंगे कि शरीर को सुंदर और सुडौल बनाता है। अच्छा, इसके साथ साथ जो साइको डायमेंशंस की हम बात कर रहे थे कि ये स्वस्थ रहने के लिए आत्मा का या चित्त का जरूरी, तो अभ्यास से कुंडलिनी प्रबोध, कुंडलिनी जागरण होता है, जिसको हम आत्म जागरण भी कहते हैं योग के अभ्यास में। जी। तो एक आसन में आपने पाया कि फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग से ऊपर उठ के समग्र स्वास्थ्य मिला मत्स्येंद्र आसन से। है सरल अभ्यास, प्रारंभ में थोड़ी कठिनाई होती है, कुछ एक दिन के अभ्यास के बाद बड़ी सरलता से लगता है। जी। अगर किसी का पूर्ण मत्स्येंद्र न लगे तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन करना चाहिए। जी। डॉक्टर पाठक, जिस तरह से हमारी आज जीवन शैली बदल गई है, भागदौड़ भरी हमारी ज़िंदगी है, हम भागते जा रहे हैं, ऐसे में योग में निरंतरता कितनी ज़रूरी है? किस तरह से हमारे जीवन का ये एक ऐसा हिस्सा बन जाए कि हमारे साथ जीवन पर्यंत चलता रहे और हमें इससे लाभ प्राप्त होता रहे? देखिए, आपने जो बात किया, जीवन महत्वपूर्ण है, भागना महत्वपूर्ण नहीं है। जी। तो अगर जीवन है तो आप भागेंगे, और हमारा जो कार्यक्रम है इसका नाम भी योग और जीवन करके है। जी। तो जब आप जीवन नहीं है तो भागेंगे कब? तो जीवन महत्वपूर्ण है, जीवन के लिए योग है, क्योंकि योग का कार्य जो है वो जीवन को बचाना है, समग्र स्वास्थ्य की बात करता है, समग्र कल्याण की बात करता है, शारीरिक बात करता है, हमारे मानस की बात करता है, हमारी आत्मा का बात करता है। और ये तीनों अगर ठीक है तो हमारा वही जीवन है। और इन अभ्यासों में देखेंगे, योग की दिनचर्या में प्रत्येक व्यक्ति को 10 से 15 मिनट देना चाहिए। 10 से 15 मिनट का अगर समय आप देते हैं, आपका पूरा का पूरा कार्यक्रम 10 से 15 मिनट का हो, अगर सर्वांग पुष्टि हो, चाहे सर्वांग त्रोटन हो, चाहे बाकी जो अभ्यास है, वो पूरा का पूरा उसको कवर करके रखते हैं। इसलिए 10 मिनट जीवन के लिए, बाकी आपने जो कहा ना 23 घंटे 50 मिनट भागने के लिए। जी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ समय अपने शरीर, अपने जीवन के लिए ज़रूर दें। डॉक्टर पाठक, जिस तरह से हम आजकल देखते हैं कि समय बदल रहा है, और जो हम कहें कि मानसिक शांति जिसकी खोज में हर व्यक्ति रहता है, एकाग्रता की हम बात करते हैं बच्चों के लिए, शांति की बात करते हैं हम बड़ों के लिए, कि हम खुश रहें, मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, ऐसे में कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं या हम कहें प्राणायाम है जिसके माध्यम से हम ये लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य ही है मानस को स्वस्थ रखना। जी। और एक अच्छे उदाहरण से इस बात को समझाया है शास्त्र में। कहा कि जैसे जो सर्प है, सर्प को धीरे धीरे हम बीन बजा के बस में कर लेते हैं, उसी तरह हमारा मन है, चंचल मन है और इधर उधर घूम रहा है। भगवत गीता में भी बात आई कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्या अहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्कर। वायु के समान चंचल मन का रोक पाना बड़ा कठिन है, क्या करें? तो वहाँ भी कृष्ण ने कहा अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण तन्निरोधता, यानी अभ्यास और वैराग्य से रोक सकते हैं मन को। अभ्यास में भी गीता में ही आया कि प्राणायाम की क्रिया है, वो प्राणायाम की क्रिया से वो मानस संतुलन होगा, और योग में इसका पूरा का पूरा विकास देखेंगे आप। प्राणायाम के अभ्यास से क्या होता है? चले वाते चले चित्तम,
वात माने प्राण चलता है तो मन चलता है, और निश्चलम निश्चलो भवेत, वात रुकता है तो मन रुकता है। तो अगर प्राण रुका तो मन रुका, प्राण चला तो मन चला। इसलिए प्राणायाम जरूरी है मन को एकाग्र करने के लिए। जी। हमारे साथ अक्षय है, अभी हमें नाड़ी शोधन करके दिखाएंगे। अब इसमें देखिए, नाड़ी शोधन बड़ा सरल अभ्यास है देखने में भी, जी। और कुछ लोग इसका नाम बिगाड़ के आजकल अनुलोम और विलोम कह रहे हैं। जी। अनुलोम विलोम कोई अभ्यास नहीं है, अनुलोम विलोम बल्कि नाड़ी शोधन प्राणायाम का रूप है। अनुलोम विलोम नासिका का नाम है। जी। इसमें देखेंगे कि हम बाएं नासिका से स्वर को खींचते हैं, श्वास को खींचते हैं, और जब श्वास पूरा हो सरलता पूर्वक करना चाहिए। और सरल इतने श्वास सूक्ष्म गति से हमें लेना है कि हमें खुद पता न चले कि हम श्वास ले रहे हैं। लेकिन अभी अभ्यास में लोग क्या कर रहे हैं, श्वास ज़्यादा खींचते हैं, उनको खुद सुनाई देता है, बगल में भी सुनाई देता है। इस अभ्यास में हमें श्वास पे ध्यान रखना है। बाएं नासिका से श्वास लेते हैं, फिर हम इसमें धीरे 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 करके हम बंद लगाते हैं, फिर दाहिने नासिका से धीरे धीरे हम श्वास को छोड़ते हैं। कुछ एक शास्त्रों को छोड़ दे योग में, तो बहुत सारे शास्त्रों में इसी नाड़ी शोधन को ही सिर्फ प्राणायाम कहा है। जी। और फिर अल्टरनेटिव हम क्या करते हैं, दाहिनी नासिका से श्वास लेते हैं, क्रिया का प्रारंभ वही रखते हैं, फिर हम बंद लगाते हैं, फिर हम धीरे 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 बाएं नासिका से श्वास को छोड़ देते हैं। जी। इस नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में लिखा कि द्वा सप्त सहस्राणी प्रति नाड़ीसु तैतिलम। हमारी जो 72,000 नाड़ियां हैं शरीर में, उन सभी नाड़ियों का शोधन करता है, इसलिए नाड़ी शोधन कहा है। जी। तो अब आप बताइए कि जो समग्र स्वास्थ्य आज रखा है विषय आप, जी। उस सभी नाड़ियों का शोधन होने से प्राण का संचार पूरे के पूरे शरीर पर पड़ता है, इसका प्रभाव पड़ता है। जी। और इस अभ्यास से धीरे धीरे मन एकाग्र हमारा हो जाता है। जी। डॉक्टर पाठक, जब हम प्राणायाम कर रहे हैं तो हमें किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये श्वास की प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि इसे बहुत समझकर, जैसे हम कहते भी हैं कि हम प्राण को हम महसूस कर सकते हैं, अपनी हर श्वास को महसूस कर सकते हैं। ऐसे में कौन सी ऐसी विशेष बातों का ध्यान रखें जिससे हमें इससे लाभ ही प्राप्त हो, किसी तरह का कोई नुकसान ना हो? देखिए, प्राणायाम के लिए सबसे ज़्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। जी। प्राणायाम के लिए भी टेक्स्ट बुक में कहा कि युक्तम युक्तम तेजेत वायु, युक्तम युक्तम च धारयेत, यानी प्राण को धीरे धीरे ग्रहण करें और धीरे धीरे छोड़ें। इसका धीरे धीरे का मतलब है कि विधि पूर्वक ले और विधि पूर्वक छोड़ें। जी। नहीं तो वहां लिखा अन्यथा हंति साधकम। जो प्राणायाम अभ्यास अपने जीवन के लिए कर रहे हैं, यही प्राणायाम आपके अभ्यास को कम करके धीरे धीरे जीवन को भी समाप्त कर सकता है। तो प्राणायाम में सूक्ष्मता का जरूर ध्यान रखें, जितना हो उतना करें, समय से अधिक कुछ न करे, शरीर के बल से अधिक कुछ न करे, और आवश्यकता से अधिक कुछ न करे। ये प्राणायाम के इंडिकेशंस में, जिसको हम कंट्राइंडिकेशन सावधानियां कहते हैं, तो युक्त युक्त तरीके से, यानी विधि पूर्वक श्वास को लें और विधि पूर्वक ही छोड़ें। जी। इसके साथ ही आप देखेंगे नाड़ी शोधन के बाद अगर प्राण में, जबकि बहुत सरल अभ्यास है भस्त्रिका और भ्रामरी का अभ्यास, जी। तो अभी अच्छे से मैं कहूँगा कि वो भस्त्रिका का अभ्यास करके आपको दिखाए। जी। भस्त्रिका का अभ्यास दो चीजें काम करता है। एक तो जठराग्नि की प्रदीप्त और मनोमूर्छा के लिए काम करता है। अगर इसमें देखें तो अग्नि प्रदीपन के लिए अभ्यास करते हैं, ज्यादातर नाभि को जागृत करते हैं। नाभि हमारा केंद्र है, मातृगर्भ से हमारा जुड़ा हुआ होता है। जन्म के समय मातृ नाल काटते हैं, नाल काटने के बाद ही हमारे अंदर रोना पीटना चिल्लाना संसार में आना मानते हैं हम। जी। तो नाभि जब तक नहीं कटती है तब तक हम जीवित नहीं माने जाते। जन्म के बाद हमारी जब नाभि कटती है तो हमारा पूर्ण जन्म वही कहा जाता है। जी। तो भस्त्रिका का अभ्यास करके अग्नि प्रदीपन करता है, और अग्नि प्रदीपन के साथ आप देखेंगे कि हमारे चेस्ट एरिया जिसको हम कहते हैं, तो वहाँ पे इसका प्रभाव पड़ता है। उसके बाद धीरे 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 सिर के ऊपर जाता है, जिससे हमारा नियंत्रण मन के ऊपर एकाग्र करता है। जी। एक तो ये है। इसके साथ ही भस्त्रिका का अभ्यास पूर्ण कर लेने के बाद हमें भ्रामरी करना चाहिए। जी। भ्रामरी का अभ्यास इसलिए भी जरूरी है कि भ्रामरी के अभ्यास में आप देखेंगे कि पूरी तरह से मन की एकाग्रता करता है। जो भी शरीर की गतिविधि थी, उन सारे गतिविधियों को हमें मन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। जी। तो भ्रामरी के अभ्यास में हम क्या करते हैं, षडमुखी मुद्रा बनाते हैं। अब यहाँ षडमुखी मुद्रा का मतलब है कि कान के छिद्र को बंद करना है अंगूठे से,
और दोनों अंगुलियों को उसके बाद वाली उंगली से दोनों आँखों को बंद करना है। बाकी बीच की उंगली से हल्का सा नोस्ट्रल को हमें दबा के रखना है। बाकी नीचे की 2 अंगुलियों के यानी कनिष्ठिका और उसके बाद की उंगली से मुख को बंद करता है। षड्मुखी मुद्रा का मतलब है 2 कान, 2 नासिक, 2 आँख, 2 नासिका, ये 6 केंद्र कम से कम बंद होने चाहिए। मुख को बंद करके हल्का श्वास लेते हैं और भ्रमर के गुंजन की भांति हम इसमें भ्रमर की तरह गुनगुनाते हैं जी। जब भ्रमर का गुंजन होता है तो निश्चित है कि हमारे फ्रंटल ब्रेन जिसको कहते हैं ENT, आँख, नाक, कान, गला, ये सारा स्वस्थ होता है जी। और ये जब सारा स्वस्थ होगा तो निश्चित है कि व्यक्ति का मन शांत होगा और जब मन शांत होगा तो उसका कहीं ना कहीं हर कार्य में उसका मन लगेगा। जी, तो इससे हमें काफ़ी लाभ प्राप्त हो सकता है। और जिस तरह से हम देख सकते हैं कि अक्षय ने हमें अच्छे से प्रक्रिया बताई है कि किस तरह से हम सही ढंग से जो है अपने आँख, कान और नाक, जो हमारी नासिका है, उसको बंद करके किस तरह से भौरे की गुंजन कर सकते हैं और हमें अधिक से अधिक इससे लाभ प्राप्त हो सकता है। इसकी समय सीमा कितनी रहनी चाहिए, कितने समय के लिए हम इसे कर सकते हैं? देखिए, भ्रामरी का अभ्यास अगर आप कर रहे हैं जी तो प्रारंभिक अवस्था में 10 से 15 मिनट तक करें। जी 10 से 15 मिनट तक अगर आप करेंगे तो थोड़ा सा आपको शुरू के अभ्यास में दिक्कत होती है, जी तो शुरू का अभ्यास 5 से 10 के बीच में करें या 5 बार करें, 6 बार करें। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका देखिए रुचि बनता है। जी भ्रामरी में रुचि बनता है लोगों का। भ्रामरी कोई छोड़ नहीं सकता। अगर भ्रामरी को किसी की आदत लग जाए तो भ्रामरी ही करेगा। जी और इसी के साथ साथ एक मूर्छा है, मनोमूर्छा इसको कहते हैं। जी तो मूर्छा अलग से एक प्राणायाम की प्रक्रिया है, लेकिन भ्रामरी को मनोमूर्छा के साथ जोड़ा है। अब मनोमूर्छा का समझ सकते हैं कि मन पूरी तरह से मूर्छित होना। जी मूर्छित होने का अर्थ लोग सोते बेहोश हो जाना, ऐसा यहाँ नहीं। यहाँ मनोमूर्छा का अर्थ है मन को एकदम शांत अवस्था में वापस ले आना। जी तो इसका समय सीमा धीरे धीरे बढ़ाएं और प्रारंभ में 10 बार करें, 5 से 10 बार करें, 5 तो करें, जी 5 से 10 ले जाए। बाद के अभ्यास को आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये भी है कि 10 से 15 मिनट से ज़्यादा ना करें। जी डॉक्टर पाठक, योग में खान पान को भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। हम जैसा खाते हैं वैसा ही हम सोचते हैं, वैसे ही हमारी सारी क्रियाएं होती हैं। तो ऐसे में किस तरह का हमारा खान पान होना चाहिए, हमारी दिनचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए? देखिए, सब कुछ भोजन पे है। जी जैसा भोजन होगा, आपने कहा, वैसा ही हमारा निर्माण होता है। जी यानी मिट्टी जैसी रहेगी, शरीर वैसा ही बनेगा। और भोजन हमारे लिए शरीर का पोषण का काम करता है। शास्त्र में तो यहाँ तक कहा गया कि जब आप भोजन करते हैं तो वही भोजन रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, हमारी अस्थियां, स्नायु, मज्जा और शुक्र बनता है। और यही शुक्र हमारे संतान का कारण बनता है। जब हम संतानोत्पत्ति करते, गर्भाधान संस्कार करते, फिर जब जो संतान जन्म लेगी, अगर दूषित अन्न, दूषित भोजन है तो दूषित संतति पैदा होगी। रोगी शरीर से रोगी संतान पैदा होता है। और आजकल इसी का एक नया नाम दे दिया है, जेनेटिकल डिसऑर्डर्स। जी जेनेटिकल डिसऑर्डर पूरा का पूरा आहार पे निर्भर है। अगर आपका आहार शुद्ध नहीं है, शरीर शुद्ध नहीं होगा, शरीर से उत्पन्न शुक्र शुद्ध नहीं होगा, शुक्र से संतान शुद्ध नहीं होगी। शुद्ध का मतलब है कि निरोगी संतान पैदा होगी आपको। ऐसा हो ही नहीं सकता। जब भोजन दूषित है, शरीर दूषित होगा, शुक्र दूषित होगा, तो रोगी संतानें पैदा होंगी। अब वो जब रोगी संतान पैदा होगी तो जेनेटिकल डिसऑर्डर्स, जिनका कोई इलाज मॉडर्न साइंसेज में नहीं है और न ही हम इसको कर पाएंगे। जी डॉक्टर पाठक, आज आप कार्यक्रम में आए और समग्र स्वास्थ्य के लिए योग की क्या भूमिका हो सकती है, इस पे हमें इतने अच्छे से आपने सब कुछ बताया। और अक्षय के माध्यम से हम जान पाए कि किस तरह से सारी क्रियाएं हम सही ढंग से कर सकते हैं। इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज कार्यक्रम में हमने जाना कि किस तरह से हम योग के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो योग को अपनाएं, जीवन को खुशहाल बनाएं। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।